जैसे ही उसने लॉन्ज का दरवाज़ा खोला, पानी से भरा हुआ बर्तन उसके सिर के ऊपर आकर गिरा। वो पूरी तरह से भीग गया था। थोड़ी ही देर में उसके कजन की मंगनी का फंक्शन शुरू होने वाला था और वो हवेली में अपनी बाकी कजन्स को लेने के लिए आया था। भीगने की वजह से उसका हुलिया पूरी तरह ख़राब हो चुका था। खूबसूरती से बनाया गया हेयर स्टाइल पानी की बाल्टी ने बर्बाद कर दिया था। महंगे कपड़े जो उसने कितने चाव से मंगनी के लिए ख़रीदे थे, अब सबका सत्यानाश हो चुका था। चमचमाते जूते पानी से भर चुके थे। गुस्से के मारे उसके माथे की रगें उभरने लगी थीं। मुट्ठियां कसकर जोर से बंद की थीं। हालांकि हर कोई जानता था कि सिकंदर शाह का गुस्सा कितना खतरनाक होता है। उसके बावजूद भी किसी ने उसके साथ ये घटिया शरारत करने की कोशिश की थी, अपने अंजाम की परवाह किए बगैर। उसने एक नज़र उठाकर अपने सामने देखा था, लेकिन सामने अब कोई भी नहीं था सिवाय उस बेवकूफ़ लड़की के। क्योंकि हर कोई सिकंदर शाह के गुस्से को जानता था और अपनी जान बचाने के लिए फ़ौरन मौके से फ़रार हो गए थे। ये मंजर देखकर वहाँ से बाकी लोग तो चले गए थे, मगर फारिया अभी तक अपनी जगह पर जमी खड़ी थी। या तो वो हद से ज़्यादा मासूम थी, या फिर वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और सिकंदर शाह का गुस्सा सहने के लिए उसके सामने ही खड़ी थी। हैरानी और बेयकीनी के मिले जुले हाव भाव लिए उसने बेसाख्ता अपना हाथ अपने लबों पर रख दिया। वो सिकंदर भाई, मैं वो ये सब मैं। अगले ही पल उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे थे और हकलाते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसकी ज़बान से पूरे पूरे नहीं निकल रहे थे और जब कुछ बोलने में असमर्थ रही तो नज़र झुकाकर खड़ी हो गई और अपने होठों को दांतों से कुचलते हुए जख्मी करने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आज तो शामत पक्की है, ये खड़ूस मुझे नहीं छोड़ेगा। ये तो वैसे ही हर वक्त मिर्ची चबाए रखता है, आज तो इसका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। अल्लाह मियाँ मुझे बचा लो इस खड़ूस से, मुझे बचा लो प्लीज़। वो गुलाबी होठों को कुचलती हुई मन ही मन अल्लाह से दुआएं मांग रही थी, लेकिन कुछ दुआएं इतनी जल्दी कबूल थोड़ी होती हैं। उसकी ये दुआ भी कबूल नहीं हुई थी। सिकंदर शाह एक झटके से उसके करीब आया था और उसका बाजू इतनी जोर से दबोचा कि एक सिसकारी उसके नाजुक से लबों से निकल गई थी। आह सिकंदर भाई छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। वो दर्द से बुरी तरह बिलबिला उठी थी, जबकि सिकंदर ने उसका दूसरा बाजू भी अपनी सख्त पकड़ में दबोच लिया था। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, ये सब करने से पहले। तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा? वो इतनी ज़ोर से गुर्राया था कि फारिया ने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये क्या बदतमीजी की है तुमने? तुम कोई छोटी बच्ची हो? बोलो, जवाब दो। अब खामोश क्यों हो? तुम्हारी ये कैंची की तरह चलती जबान अब बंद कैसे हो गई? वो हद से ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को उठाकर किसी ऐसी जगह भेज दे जहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुमने मेरा नया सूट ख़राब कर दिया है। उसने एक नज़र अपने सूट पर डाली। तुम्हारी अकल क्या घुटनों में है? प्लीज़ सिकंदर भाई, मेरा हाथ तो छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है। वो बेबसी से बोली थी। पहली बार उसने अपनी आंखें उठाकर सिकंदर के चेहरे को देखा था। बड़ी बड़ी ऑलिव ग्रीन आंखें, एक पल में ही सिकंदर का दिल उन आँखों में डूबकर उभर रहा था। आंसुओं के मोती टूटकर उन आँखों से धीरे धीरे गिर रहे थे। ये एक पल न जाने सिकंदर शाह पर कैसा जादू कर गया था। उसे उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। हालांकि कभी भी उसका इस लड़की से दिली लगाव नहीं रहा था, लेकिन इस एक पल में ऐसा जादू था कि वो पूरी तरह उसके जादू में कैद हो गया। जल्दी ही उसने खुद पर काबू पाया था। नहीं, ये सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है रो रो कर। हालांकि अच्छे से जानता हूँ इससे ज़्यादा तेज, शरारती और शैतान लड़की पूरी हवेली में नहीं है। उसने गुस्से से उसके बाजू को झटका दिया था और फिर से उसे बुरी तरह जलील करने लगा। सिकंदर भाई, ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि सोनिया ने। उसने अपनी कजिन की तरफ इशारा करना चाहा जो पर्दे की ओट में छुप गई थी। अपना इल्ज़ाम किसी और के सर पर मत डालो फारिया। तुम्हारी इन बेवकूफ़ाना हरकतों से सारा ख़ानदान जानकार है। इस बार तो मैं तुम्हारी दादी के हाथों ऐसी इज्जत अफजाई करवाऊंगा कि दोबारा ऐसी गलती करने से पहले तुम 100 बार सोचोगी। उसने अब अपना सर फिर से झुका लिया था। आंसू खामोशी से उसकी आंखों से टप टप गिरने लगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? शहरयार अपने कमरे से बाहर निकला। शोर की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई थी।
आंखें लाल थीं। ओ यार, ये तूने क्या हालत बना रखी है। शहरयार की नज़र जब सिकंदर पर पड़ी तो वो बेख्तियार हंस पड़ा। ये देखकर सिकंदर के गुस्से में और भी हवा लगी थी। ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि इस बेवकूफ़ ने किया है। उसने फारिया की तरफ इशारा किया और गुस्से से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो इस वक्त एक छोटी सी स्कूल की बच्ची मालूम हो रही थी। उसे इस तरह से रोते देखकर शहरयार के हाथ पांव फूल गए। ओए लिटिल गर्ल, बात सुनो मेरी, क्यों रो रही हो। शहरयार की जरा सी हमदर्दी पाकर वो और भी फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे, क्या हो गया। उसकी बातों को क्यों सीरियस ले रही हो, वो तो बस ऐसा ही है, गुस्से में कुछ भी बोल देता है। अगर उसकी बातों को दिल पर लिया तो हार्ट अटैक तो पक्का आ जाना है। इसलिए उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने में ही भलाई है। शहरयार भाई, उसने अपने आंसू दुपट्टे से पोंछते हुए टूटे हुए लहजे में कहा, मेरी सच में कोई गलती नहीं थी, मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया था। वो हिचकियाँ लेती बहुत मुश्किल से बोलने की कोशिश कर रही थी। शहरयार जल्दी से उसके लिए किचन से पानी का एक गिलास भर लाया। हाँ, मैं जानता हूँ गुड़िया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम प्लीज़ इस तरह से मत रो। देखो क्या हाल बना लिया है अपना। तुम्हारा तो मेकअप भी ख़राब हो गया है। अगर इसी हालत में मंगनी में गई ना तो सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। भूतनी लग रही हो पूरी, सब लोग मंगनी से डरकर भाग जाएंगे। मजाक करते हुए वो उसका मन बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं हुई और वहीं सोफे पर बैठकर बुरी तरह से सिसकने लगी। वो उसके साथ ही सोफे पर आकर बैठ चुका था और फिर उसे दिलासा देने लगा। थोड़ी ही देर में इधर उधर छुपी सारी लड़कियां बाहर हॉल में आकर जमा हो गई थीं और फारिया को तसल्ली देने लगीं। यार, तो तुमसे किसने कहा था कि तुम वहीं पर जमी खड़ी रहो। तुम वहां से भाग भी तो सकती थी ना। निदा उल्टा फारिया को ही डांटने लगी और फारिया ने उसे घूर कर देखा था। अब इस तरह मत घूरो, गलती तुम्हारी भी है। जब हम भागे थे तो तुम्हें भी भागना चाहिए था। अब जब सिकंदर भाई के हत्थे लगी तो डांट तो खानी ही थी। निदा अपने पर्स से आईना निकालकर जल्दी जल्दी अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। जब सिकंदर दोबारा से अपने कमरे से बाहर निकला, पूरी तरह उसका हुलिया अब चेंज हो चुका था। पहले जो 3 पीस सूट पहना था, अब ब्लैक कलर की शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स। शायद उसने गुस्से में ये कैजुअल कपड़े पहन लिए थे। एक नज़र फारिया ने उसकी ओर उठाकर देखा था और फौरन ही अपनी नज़रें वापस झुका लीं। अभी वो उस पर इतना गुस्सा करके गया था, इसके बावजूद भी फारिया को उसके लिए दुख हो रहा था। बेचारा कितने मन से तैयार हुआ था मंगनी में जाने के लिए, और इस सोनिया की बच्ची ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और अब वो गुस्से में यूं ही घर के कपड़े पहनकर जा रहा था, लेकिन जो भी था वो इन कपड़ों में भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। कलाई पर घड़ी पहनते हुए वो जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा था और फिर उसने वहां मौजूद लड़कियों को हुक्म दिया कि वो जाकर गाड़ी में बैठें। फारिया की तरफ उसने नज़र उठाकर भी नहीं देखा था और ना ही उसे साथ चलने के लिए कहा था। फारिया की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उसके पीछे जाए। सिकंदर के पीछे पीछे बाकी लड़कियां निकलने लगी थीं। ओ यार, इसको भी लेकर जाओ, इसको यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हो। शहरयार ने सिकंदर को पीछे से आवाज़ लगाई तो वो दो टूक अंदाज में बोला, इस लड़की की अब यही सज़ा है कि आज यहीं पर रहेगी। चलो सोनिया, जल्दी से गाड़ी में चलकर बैठो। वो अपना गुस्सा बाकी सभी पर उतारता खुद भी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सोनिया ने एक नज़र फारिया पर डाली, जो शिकायत भरी नज़रों से उसी को देख रही थी। फिर वो सर झुकाती वहाँ से चली गई। आप जानते हैं कि मैं मंगनी पर जाने के लिए कितनी एक्साइटेड थी, उसने अपने बाल कानों के पीछे घुसेड़ते हुए मासूमियत से कहा। लेकिन सोनिया ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये हमेशा से ऐसे ही करती है, खुद गलती करती है और फिर सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देती है। और शहरयार से बेहतर उस लड़की को कौन जान सकता था। सोनिया हद से ज़्यादा चालाक लड़की थी, जो हमेशा दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाती थी। यूनिवर्सिटी में भी उसने बहुत से अफेयर्स चलाए हुए थे, जिसकी वजह से शहरयार को उससे नफरत होती थी। तो तुम्हें कौन कहता है कि तुम उससे दोस्ती करो और उसके साथ उठो बैठो। मैं खुद नहीं जाती हूँ, वो मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जाती है। उसने फिर से निगाहें झुकाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे सिकंदर भाई में दिलचस्पी ले रही हो। उसने मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है? हाँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जितना वो उसके पीछे घूमती है और जितना उसके इर्द गिर्द मर्दाती है, मुझे तो भाई यही कहानी लग रही है।
और फारिया की आंखें किसी ख्याल के तहत चमकने लगी थीं। जल्दी से आंसू पोंछते हुए वो शहरयार की ओर घूम कर बैठी। चेहरा जो पहले उदास होने लगा था अब खुशी से खिल उठा था। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि सोनिया फिर पूरी ज़िंदगी सिकंदर भाई को इसी तरह से तंग करती रहेगी और उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाकर रख देगी। बहुत गुस्सा करते हैं ना, देखना सोनिया उन्हें तीर की तरह सीधा कर देगी। बहुत मज़ा आएगा उन्हें गुस्से में जलते भुनते देखकर। मुझे तो सच में बहुत खुशी होगी। उसने अपनी नाक सूं सूं करते हुए मासूमियत से कहा तो वो उसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो तुम्हारे सिकंदर भाई तो तुम्हें यहीं पर छोड़कर चले गए हैं। मेरी भी नींद ख़राब कर दी उस जलील इंसान ने। अब हवेली में कोई दूसरी गाड़ी भी मौजूद नहीं। बताओ अब हम क्या करें? वो उसकी तरफ सवालिया अंदाज से देखने लगा। कोई बात नहीं शहरयार भाई, हम कोई गेम खेल लेते हैं। रात को मैं उस खड़ूस की दादी से बहुत डांट लगवाऊंगी। देखना आप दादी उसे कितना डांटेंगी। एक दादी का ही तो सहारा था उसके लिए, वरना इस हवेली में कोई भी उसका अपना नहीं था। जिसके अपने माँ बाप नहीं होते, ये दुनिया उसके लिए सबसे पहले पराई हो जाती है। और फारिया के लिए भी ऐसा ही था। बस एक दादी उसके लिए मेहरबान साया थीं, जो नरम गरम धूप से उसे बचा कर रखती थीं। उसे इतनी मोहब्बत और अपनापन देती कि वो अपने माँ बाप के गम को भुला देती थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई न कोई आकर उसका दिल तोड़ ही जाता था। क्या आपको कैरम बोर्ड खेलना आता है? वो एकदम खुश होकर बोली। हाँ, मैं खेल तो लेता हूँ, मगर तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम मुझसे हार जाओगी और फिर बाद में बैठकर रोना शुरू कर दोगी। अरे शहरयार भाई, आपने मुझे क्या समझ लिया है? मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ, मैं बहुत ही बहादुर हूँ। वो तो मैंने देख ही लिया है। और हाँ, मुझे शहरयार भाई कहकर मत पुकारा करो, मुझे बड़े बुजुर्गों जैसी फीलिंग आती है। तो मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। अगर आंटी जी ने सुन लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। उसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं करेंगी। मेरी मम्मा जितनी सख्त नज़र आती हैं वो उतनी सख्त नहीं हैं। वो बहुत ही चिल औरत है, तुम बेफिक्र हो जाओ। वो उसको एक बार फिर से पुरसुकून कर चुका था और अब वो दोनों ही बैठे कैरम बोर्ड खेल रहे थे। शहरयार की नज़र बार बार भटककर उसके चेहरे की ओर जाती और फिर उसके गालों पर मौजूद तिल पर रुक जाती। रो रोकर उसने अपना चेहरा गुलाबी कर लिया था, आंखें भी गुलाबी हो रही थीं। इस रूप में वो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। पहली बार उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वो तो उस लड़की को एक छोटी सी बच्ची समझता था, लेकिन आज उसके जज्बात ही बदल गए थे। जब उसने उसे रोते हुए देखा तो उसने अपने दिल में तकलीफ़ महसूस की। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या वो उससे पहली नज़र के इश्क में गिरफ्तार हो गया था? शहरयार ने खुद से सवाल किया और फिर खुद ही नामे सर हिला दिया। क्या हो गया शहरयार भाई, जोर जोर से सर क्यों हिला रहे हैं? फारिया ने फिक्रमंदी से पूछा तो वो होश की दुनिया में वापस आया। नहीं, कुछ भी नहीं। और अभी मना किया था ना, तो मुझे भाई मत बोला करो। पहली बार उसे फारिया के मुंह से भाई सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि बचपन से ही वो उसे भाई बोलती चली आ रही थी, लेकिन अब जब जज्बात बदले तो उसे ये भाई शब्द बुरा लगने लगा था। चलो तुम अब अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं भी जाकर सोता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी ठीक है शहरयार भाई, उसने बेचैनी से शहरयार की तरफ देखते हुए कहा। वो एक बार फिर से भूल कर उसे भाई बोल चुकी थी, मगर इस बार शहरयार ने भी गौर नहीं किया, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स के हाथों बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे अंदाज़ा था कि अगर वो यहाँ पर कुछ देर और रुका तो अपनी नज़रों को बहकने से रोक नहीं पाएगा, और वो उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था, क्योंकि वो समझता था फारिया एक मासूम सी लड़की है। 18 साल की वो लड़की अपनी उम्र की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। ना तो उसे जमाने की चालाकियाँ आती थीं और ना ही उसे मर्दों को अपनी तरफ लुभाना आता था, मगर इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसे इस कदर हुस्न से नवाजा था कि जो भी उसे देखता वो उसका दीवाना हो जाता था। तुम मंगनी पर क्यों नहीं आई? क्या घर पर रहने का बहुत शौक़ है? उसको लॉन्ज में बैठे अभी बस थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ अपने पीछे से सुनाई दी। वो अपनी जगह पर एकदम उछल पड़ी थी। बेयकीनी से सिकंदर के चेहरे की ओर देखने लगी, जो एक बार फिर से वहीं पर मौजूद था। आप यहाँ पर? वो एक बार फिर से सहम चुकी थी। यानी इस इंसान का एक बार गुस्सा करने से मन नहीं भरा जो दोबारा आ गया। उसे अपनी गलती पर अफसोस हुआ। क्या ज़रूरत थी यहाँ पर बैठे रहने की? चुपचाप कमरे में जाकर लेट जाती तो दोबारा से इसके गुस्से को सहना नहीं पड़ता।
दिल ही दिल में सोचते हुए वो खुद को ही बुरा भला कहने लगी। चलो जल्दी से, दादी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। हालांकि दादी जान ने फारिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि फारिया आई भी है या नहीं। वो तो शायद यही समझ रही थी कि बाकी लड़कियों के साथ मौज मस्ती में बिजी होगी, और इसीलिए उन्होंने सिकंदर से कोई सवाल जवाब नहीं किया था फारिया को लेकर। उसे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि ये तो उसे भी पता था कि फारिया इस फंक्शन को लेकर कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। कितने दिनों पहले से वो इस मंगनी के लिए तैयारियां कर रही थी। हालांकि हर कोई उसे झड़क कर रख देता था, लेकिन इसके बावजूद वो सबके साथ पीछे पीछे लगकर मार्केट चली जाती थी, अपने लिए शॉपिंग करती, सबको खुशी खुशी दिखाती थी। लेकिन सब लोग बस ऊपरी नज़र डालकर अपने अपने कामों में बिजी हो जाते, और वो मासूम इतनी सी बात पर ही खुश हो जाती थी। यह एहसास था सिकंदर को, और इसीलिए वो वापस आ गया था। चाह कर भी वो उसकी इस छोटी सी खुशी को उससे छीनना नहीं चाहता था। आपने तो कहा था कि आप मर जाएंगे, मगर मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे, उसने आंखें टिमटिमाते हुए कहा। अगर तुम चाहती हो कि मैं दोबारा तुम्हें न डांटूं, तो एकदम खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठो, वरना फिर से मैंने तुम्हें डांटना शुरू कर दिया तो मगरमच्छ जैसे आंसू बहाना शुरू कर दोगी। वो उस वक्त उसकी लाल आंखों को देखकर एक लम्हे के लिए नरम तो पड़ा था, मगर फिर जब उसकी नज़र सोनिया पर पड़ी तो वो दोबारा से गुस्सा दिखाने लगा था, और वो नहीं जानता था कि वो सोनिया के सामने ऐसा क्यों कर रहा था। मगर इस बार मुझे आपके साथ नहीं जाना, उसने लापरवाही से बाल हवा में लहराते हुए कहा। तुम कोई मलिका एलिजाबेथ तो नहीं जो इस तरह से नखरे दिखा रही हो, और मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो बार बार तुम्हारे लिए इस तरह परेशान होता फिरूंगा। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप मुझे दोबारा लेने के लिए आए, मिस्टर सिकंदर शाह। उसके लहजे में सदा की लापरवाही थी। तुम इस तरह से नहीं मानोगी। वो उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उसे अपनी बाहों में उठाता, वो चीखते हुए बोली, ठीक है, जा रही हूँ आपके साथ। वो बहुत बुरी तरह से घबरा चुकी थी। गुड गर्ल, चलो अब जल्दी से इस चेहरे पर लीपा पोती कर लो, सच में चुड़ैल लग रही हो। इस तरह लेकर जाऊंगा तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मजाक बनेगा। वो उसकी आंखों के फैले काजल और उसके लबों की फैली लिपस्टिक देखकर नजरें चुराते हुए बोला था। हालांकि इस रूप में भी वो बेहद हसीन लग रही थी। पहले रुलाते हो, उसके बाद मनाते हो, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। और सिकंदर ने आंखें फाड़ कर उसे देखा था। ओह हेलो, मैं तुम्हें मना नहीं रहा, बल्कि तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। 10 मिनट में अगर तैयार होकर गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं इस बार चला जाऊँगा और अब दोबारा नहीं आऊँगा, समझी तुम? अब जाओ जल्दी से। और फारिया मुंह बनाती हुई कमरे में चली गई थी। वो तो सिकंदर के सामने यूं ही नखरे दिखा रही थी। हालांकि वो तो खुशी के मारे अंदर से खिल उठी थी कि सिकंदर उसे वापस लेने आया था, और अब वो भी वहां जाकर खूब एंजॉय करेगी। ये सोचते हुए उसने जल्दी जल्दी 10 मिनट से पहले ही खुद को रेडी कर लिया था और गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। उसने चोर नज़रों से सिकंदर की ओर देखा। उसका चेहरा अब पहले से काफ़ी शांत था। अगर आप कहें तो क्या मैं आज गाड़ी चला सकती हूँ? परसों ही मैंने शहरयार से सीखी थी। प्लीज़ सिकंदर भाई, मुझे ये मौका बार बार नहीं मिलता। बस 10 मिनट ही गाड़ी चलाऊंगी, फिर आप ले लीजिएगा। उसने गाड़ी की चाबी की ओर बड़े ही उम्मीद भरे अंदाज में हाथ बढ़ाया था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई बच्चा अपना पसंदीदा खिलौना मांग रहा हो। सिकंदर ने अपनी भौहें चढ़ाई और उसे देखा, जैसे उसकी मानसिक हालत पर शक हो गया हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें गाड़ी चलाने दूंगा? उसका लहजा पूरी तरह गंभीर था। फारिया ने होठों को दांतों से दबाया और मासूमियत से बोली, प्लीज़ देखिए ना, अब तो मैंने थोड़ी बहुत सीख भी ली है और वादा करती हूँ बिल्कुल ध्यान से चलाऊंगी। बस 10 मिनट। सिकंदर ने दोनों हाथ सीने पर बांधे और गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें तो ब्रेक और एक्सीलेटर के बारे में भी कुछ नहीं पता है और कहती हो कि गाड़ी चलाओगी। फारिया ने झट से जवाब दिया, अब तो पता है, मुझे शहरयार ने सब बता दिया था। और वैसे भी अगर कभी मुझे कुछ हो गया ना, तो फिर आपने ही कहना है। काश मैं उसे जी भरकर जीने देता, उस मासूम की छोटी सी खुशी पूरी कर देता। फारिया ने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में कहा था और सिकंदर ने उसे घूर कर देखा। अरे वाह, अब इमोशनल ड्रामा भी आ गया तुम में। तुम तो धीरे धीरे पूरी सीरियल बनती जा रही हो। हिंदी ड्रामों का कुछ ज़्यादा ही असर हो रहा है तुम्हारे छोटे से दिमाग पर। सीट बेल्ट बांधो और आराम से बैठो। कोई भी आदमी एक दिन में गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता।
मगर मैं सीख गई हूँ, वो आखिरी उम्मीद से सिकंदर को देखते हुए बोली। मुझे फ़िलहाल मरने का कोई शौक़ नहीं। जिस दिन मेरा मन मरने का मूड हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया, तो उस दिन मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूँगा। फिर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। उस दिन तुम अपना ये शौक़ भी पूरा कर लेना। वो खुलेआम उसका मजाक बना रहा था। आप मेरी ड्राइविंग को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। 10th में कितने नंबर आए थे तुम्हारे? और ये सवाल सुनकर वो अपना मुंह खिड़की की ओर मोड़ चुकी थी, क्योंकि मैट्रिक में वो 3 पेपर्स में फेल हो गई थी, जिन्हें वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाई थी। ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर चीज़ में परफेक्ट हो, लेकिन मेरी जान, तुम किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो। वो अनजाने में ही उसे मेरी जान बोल गया था। ये बात उसने तो नोट नहीं की, मगर फारिया का दिल तेज़ी से धड़का था। गाल एकदम से गुलाबी हुए थे। न जाने क्यों सिकंदर के इतने सख्त रवैये के बावजूद भी फारिया का दिल उसकी तरफ से कभी भी बुरा नहीं होता था, बल्कि नज़रें खुद ब खुद सिकंदर की खूबसूरत वजूद पर उठ जाती थीं। इस वक्त भी सिकंदर के होंठों से मेरी जान सुनकर फारिया का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। अगर उसका चेहरा सिकंदर की ओर होता तो यकीनन वो उसके चेहरे की फैली लाली नोट कर लेता, लेकिन उसका चेहरा खिड़की की ओर था। जैसे तैसे फारिया ने खुद को संभाला था। जी नहीं, मुझे कुकिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है। दिल की धड़कनों को संभालती हुई वो अब सीधी होकर बैठी थी और ध्यान से ड्राइविंग करता हुआ सिकंदर हंस पड़ा था। मुझे याद है जब घर पर कोई नहीं था और दादी के कुछ मेहमान आ गए थे, उस वक्त तुमने दाल चावल बनाए थे और तुम उनमें नमक डालना भूल चुकी थीं, और रायते में ऐसे भर भर कर मसाले डाले थे जैसे तुमने रायता नहीं बल्कि कोरमा बनाया हो, और दादी साहिबा मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो गई थीं। उसी दिन मुझे तुम्हारी कुकिंग स्किल्स पर भी एतबार आ गया था। आप मुझसे जलते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जब उसे कुछ भी न बन पाया तो वो ये कहकर मुंह फुलाकर बैठ गई थी, मेरे पास जैसे इसके अलावा दुनिया में कोई और काम नहीं है कि मैं तुमसे जलूँगा। आप बहुत बुरे हैं। आपकी बीवी की किस्मत बहुत ही ख़राब होगी, क्योंकि उसको आप जैसा इंसान मिलेगा। मुझे तो अभी से उस पर तरस आ रहा है। पता नहीं उस बेचारी का कैसे गुजारा होगा। मेरी बीवी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं होगी, वो बहुत ही समझदार होगी। वो उसे आंखें दिखाते हुए बोला, और हूँ कहकर वो अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। अचानक ही गाड़ी बीच सड़क पर जाकर रुक गई थी। असल में उसने शादी हॉल में पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करने का फैसला लिया था। उसका इरादा जल्द से जल्द वहां पहुंचने का था, क्योंकि उसके कजन्स का फंक्शन शुरू होने वाला था। वो फारिया को लेने कभी ना आता। जब वो उसे रोता हुआ छोड़कर चला गया था तो उसे बार बार उसका रोता हुआ चेहरा तो याद आ रहा था, लेकिन ये सोचकर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने इस तरह की 3rd क्लास हरकत की थी, और अब उसकी यही सज़ा है कि वो घर बैठे और अकेली सड़ती रहे। और जब वो अपनी सारी कजिन्स को लेकर शादी हॉल में पहुंचा तो वहां अपने दोस्तों में मगन हो गया था। जब उसके कानों में किसी लड़की की आवाज़ पड़ी थी, उसने ध्यान से सुना तो वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया थी, जो अपनी दोस्तों से कह रही थी, आज तो मैंने उस फारिया की बच्ची को अच्छे से सबक सिखा दिया। सारा किया धरा मेरा था और डांट उस फारिया को पड़ गई। सच में बहुत मज़ा आया। और ये सुनकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आया था। हालांकि इतने सारे मेहमानों के बीच वो सोनिया से कुछ कह तो नहीं सकता था, लेकिन अब वो फारिया को लेने जा रहा था। उसे हॉल से निकलते हुए सोनिया ने देख लिया था और वो तुरंत उसके पीछे आई थी। सोनिया के पूछने पर सिकंदर ने बताया कि वो फारिया को लेने जा रहा है, वो घर पर अकेली है। जब वो उसे लेने के लिए आ रहा था तब सोनिया ने उसे मना भी किया, छोड़ो, उसे लेने के लिए मत जाओ, वरना यहाँ आकर वो फिर से कोई ना कोई तमाशा करेगी। उसे उस वक्त सोनिया पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो सोनिया को अपनी कज़न से होने वाली बातचीत सुन चुका था, और तभी उसे अंदाज़ा हुआ कि उस पर पानी गिराने वाली फारिया नहीं बल्कि सोनिया थी। वो सब कुछ उसे सामने लाकर खुद जाकर छुप गई थी। बेचारी फारिया पर इल्ज़ाम आ गया था। यही वजह थी कि वो अपनी गलती का सुधार करने के लिए उसे दोबारा से हवेली लेने आया था। और फिर जब सोनिया ने उसे रुकने के लिए कहा तो उसे भी सख्त सुनाकर वहाँ से चला गया। ये क्या हो गया? गाड़ी इस तरह अचानक क्यों रुक गई? सिकंदर भाई, क्या हम यहाँ पर फंस गए हैं? अल्लाह जी, अब क्या होगा? ये इलाका तो बहुत ही ख़तरनाक है। अगर यहाँ पर चोर आ गए तो? वो एक ही सांस में ढेर सारे सवाल करने लगी। अगर तुम अपनी ज़ुबान बंद रखोगी तो कुछ भी नहीं होगा। खुदा का वास्ता है, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। वो थोड़ा सा ऊंचा बोला तो वह सहम कर सीट के साथ लगकर बैठ गई।
सिकंदर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और तभी दूर से कहीं जानवरों के चीखने की आवाज़ आई थी और फारिया बुरी तरह से डर चुकी थी। सिकंदर भाई, यहाँ तो जानवर भी हैं, अगर वो हमें खींच कर ले गए तो हमें तो कच्चा ही खा जाएंगे। जी नहीं मैडम, हमें पका कर खाएंगे, क्योंकि अब ज़माना बदल गया है ना। जानवर भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, अपने शिकार को पका कर खाते हैं, कच्चा नहीं खाते। अपना मुंह बंद नहीं रख सकती तुम थोड़ी देर के लिए? अब तुम्हारी आवाज़ आई तो सच में तुम्हें इन्हीं जानवरों के हवाले कर दूंगा, समझी तुम? उस पर तंज करने के बाद वो उसे अच्छी भली डांट भी लगा चुका था। उसके इतने बुरी तरह डांटने पर फारिया डर के मारे दोबारा सिमट कर बैठ गई। हालांकि आंखों से आंसू गिरने लगे थे। सिकंदर ने एक नज़र रोती हुई फारिया को देखा। वो उसे डांट तो देता था, लेकिन बाद में उसे अफसोस भी होता था। लेकिन खैर, अभी ऐसा मौका नहीं था कि वो उसे चुप कराता, इसीलिए उसे इग्नोर करता हुआ वो दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। साथ ही साथ फारिया की तरफ एक नज़र उठाकर देख भी लेता था, जो चुपके चुपके रोते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। क्या तुम्हें डांट सुनने का कुछ ज़्यादा ही शौक है? वो उसकी आंखों में देखते हुए सवाल करने लगा, और फारिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए सर तेजी से ना में हिला दिया। खबरदार, खबरदार, जो तुमने एक भी आंसू बहाया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरा सी बात होती नहीं और मोहतरमा की आंखों में पहले ही आंसू चमकने लगते हैं। वो गाड़ी से नीचे उतर आया और गाड़ी का बोनट उठाकर चेक करने लगा, मगर सब कुछ ठीक था। अचानक ही उसकी नज़र पिछले टायर पर पड़ी, जो पंक्चर हो गया था। शिट यार, ये क्या हुआ? इस नई मुसीबत पर वो बुरी तरह परेशान हुआ था। आसपास का इलाका भी ऐसा था कि कहीं कोई मदद के लिए भी नहीं मिल सकता था। अब वो बुरी तरह पछताया कि शॉर्टकट के चक्कर में उसने अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल ले ली थी। अगर अकेला होता तो कुछ भी करके यहाँ से निकल जाता, लेकिन फारिया के साथ वो पैदल कहाँ तक जाता? वो तो 2 कदम चलते ही थक जाती, इतनी नाजुक सी थी। हालांकि मेन रोड पर जाने के लिए भी काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता, ऊपर से जंगली इलाका था, और फारिया तो जानवर की एक चीख पर ही जानवर से ज़्यादा बुरी तरह चीखने लगी थी। वो बुरी तरह परेशान होते हुए मोबाइल निकालने लगा, मगर उसके मोबाइल की बैटरी भी लो थी। इससे पहले कि वो फारिया से मोबाइल मांगता, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। पहली बार सिकंदर का दिल जोर से धड़का था। अनहोनी का एहसास उसे बुरी तरह होने लगा। हिम्मत करके उसने जरा सी गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि एक नकाबपोश इंसान था, जिसने हाथ में पिस्टल उठा रखी थी। और अब इस नई मुसीबत पर सिकंदर एक गहरा सांस लेकर रह गया था। एक के बाद एक मुसीबत उसके सर आती चली जा रही थी। किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश नहीं करना। नकाबपोश आदमी चिल्लाते हुए बोला था, तुम्हारे पास जो कुछ भी है जल्दी से बाहर निकालो। और उसके साथ ही उसे अगला हुक्म सुना दिया था, ठीक है, मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो अपने हाथ में पहने घड़ी निकालने लगा। उसे आइडिया हो गया था ये कोई छोटे मोटे चोर हैं, सामान लेकर यहाँ से चले जाएंगे। फारिया के रहते वो इन लोगों से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता था, वरना उन्हें एक झटके में धूल चटा सकता था। वो गिनती में 4 थे। एक ने उसके ऊपर पिस्टल तानी हुई थी तो 2 इधर उधर खड़े आसपास नज़र रखे हुए थे, जबकि चौथे आदमी को वो पिस्तौल वाला आदमी कह चुका था कि जाकर गाड़ी में चेक कर, कुछ ना कुछ गाड़ी में भी मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर वो चौथा आदमी गाड़ी की ओर बढ़ा था। दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका ही था कि वापस बाहर आया, बॉस, यहाँ तो एक बहुत ही हसीन लड़की बैठी हुई है, यानी हमारी रात का भी बंदोबस्त हो गया है। उसके दोस्त ने गाड़ी में बैठी हुई फारिया को ललचाई नज़रों से देखते हुए खबासत भरे अंदाज में कहा, जबकि फारिया अपने आप में सिमट गई थी। डर के मारे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर झलकने लगीं। खबरदार, जो तुमने उस लड़की को हाथ भी लगाया, तो तुम लोग जो भी मांग रहे हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लड़की से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊंगा जो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। उस आदमी के मुंह से फारिया के लिए गलत शब्द सुनकर सिकंदर का पारा गुस्से से हाई हो चुका था। जो भी था वो उसकी इज्जत थी और उसकी जिम्मेदारी भी। उसका फ़र्ज बनता था कि वो इस लड़की को बखैरो आफियत उसकी मंजिल तक पहुंचाए। अरे शेरा, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? जितनी वो तेरी सगी उतनी हमारी भी है। हम उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ऐसी खूबसूरत लड़की को तो फूलों की तरह छुआ जाता है। अब वो पिस्तौल वाला आदमी जरा सा गाड़ी में जाते हुए शैतानी हंसी हंसा था।
फिर सिकंदर के बेहद करीब आता हुआ शैतानियत से बोला, चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ, तुझसे कुछ भी नहीं मांगता, बल्कि तुझ पर एक और एहसान करता हूँ, तुझे जख्मी भी नहीं करूँगा, तुझे जिंदा छोड़ दूँगा। बस उस लड़की को हमारे हवाले कर दे और ख़ामोशी से यहाँ से दफ़ा हो जा। और हाँ, हीरोगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द सुनकर फारिया बुरी तरह सहम गई। सिकंदर के लिए वो कौन सी अपनी थी? न कोई उसकी रिश्तेदार थी, न कोई वो उससे इश्क करता था जो उसके लिए अपनी जान को ख़तरे में डालता। फारिया को अपनी जान और इज्जत दोनों ही ख़तरे में महसूस हुए थे और अपने आप को बचाने के लिए अब मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। उसने जल्दी से अपना छोटा सा दिमाग चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे सिकंदर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जिस तरह सिकंदर उस पर हर वक्त चीखता चिल्लाता था और गुस्सा करता था, फारिया को यही लगा अब उसे जान छुड़ाकर वो यहाँ से चला जाएगा। ये ख्याल आते ही उसने बिना देर किए गाड़ी से निकलकर भागना शुरू कर दिया। अरे पकड़, लड़की भाग रही है। नकाबपोश आदमी ने अपने आदमी का ध्यान उसकी तरफ किया तो सिकंदर ने मौका पाते ही एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पर मारा था। पिस्टल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर चुकी थी और वो दर्द से कराहने लगा। अपने साथी की हालत देखकर दूसरे आदमी भी सिकंदर की ओर झपटे, मगर थोड़ी ही देर में सिकंदर उन सब की हालत ख़राब कर चुका था। उसकी मजबूत लंबी चौड़ी कद काठी के आगे वो चारों 2 मिनट भी टिक नहीं पाए थे। अब ज़मीन पर पड़े बुरी तरह करा रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे, जबकि सिकंदर ने उन सबको वहीं छोड़ा और उस दिशा की ओर दौड़ा जिधर फारिया भागी थी। लेकिन उसका दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। अब उसे फारिया पर सख्त गुस्सा आ रहा था, जिसने बिना सोचे समझे वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। ये बेवकूफ़ लड़की आज मेरे हाथों जान से जाएगी, उसने दांत पीसते हुए कहा। वो अब उसे ऊंची ऊंची आवाज़ों में पुकार रहा था, फारिया, फारिया कहाँ हो तुम? वो उसे ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर तक निकल आया था और अब बुरी तरह थक भी चुका था कि तभी वो उसे एक पेड़ के नीचे बैठी रोती हुई नजर आई। और पता नहीं क्यों फारिया को यूं सामने सही सलामत देखकर सिकंदर की जान में जान आई थी। दिल में जैसे सुकून सा उतर गया था। गहरी सांस लेता वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास आया था। वो बुरी तरह अपना पाँव पकड़े रो रही थी। वो जो उसे डांटने का इरादा रखता था, उसे यूं रोता और डरा हुआ देखकर उसे डांटने का इरादा छोड़ चुका था और झुककर उसके पैर को अपने हाथों में ले लिया। उसका पाँव पत्थर से टकराने की वजह से उसके पाँव का नाखून उखड़ चुका था और अब वहाँ से खून बह रहा था। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मोबाइल की टॉर्च उसके पाँव की तरफ लगाई तो अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गया। खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था और पूरा नाखून उखड़ गया था, बस जरा सा रह गया था। उसकी तकलीफ़ का सोचकर सिकंदर को भी तकलीफ़ हुई थी। ये क्या कर लिया तुमने? तुम्हें वहाँ से भागने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा? बेवकूफ़ लड़की, हमेशा ही जल्दबाजी में आकर अपना नुकसान करती हो। उसने उसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा, मगर वो दोबारा से ही ज़मीन पर गिर गई। मुझसे चला नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। अगर जरा सी अकल से काम ले लेती तो अभी ये तकलीफ़ न उठानी पड़ती, मगर तुम्हें कौन समझाए? तुम्हारा तो अपना ही दिमाग है जहाँ पर मेरी कोई भी बात असर नहीं करती। वो उसे बाजुओं में उठाने ही लगा था कि वो बुरी तरह से घबरा गई। ये आप क्या कर रहे हैं? रोमांस करने के लिए नहीं, इलाज करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, वो कटावदार लहजे में बोला तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी पलकें भी झुक गई थीं। बेवकूफ़ लड़की, जब देखो काम ख़राब करती हो, वो दोबारा से बोला था और उसे अपने दोनों बाजुओं में उठा लिया। फारिया ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी से जकड़ लिया था। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अगर मेरी जगह आप होते तो आप भी ऐसा ही करते। नहीं मैडम जी, मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि अपने घर के मर्द पर यकीन रखता। भले तुम हमारे ख़ानदान का खून नहीं हो, लेकिन फिर भी दादी ने तुम्हारी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर डाली है। खुदा न करे अगर तुम्हें कुछ होता है तो दादी के सामने मुझे जाकर जवाब देना पड़ेगा। और तुम्हें क्या लगा कि मैं इतना बेगैरत हूँ कि अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें उन लालची दरिंदों के हवाले कर दूंगा? उसे न जाने क्यों फारिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब की बार वो कुछ भी नहीं बोला। वो उसे सीधा मेन रोड तक अपनी गोद में उठाकर लाया था और फिर वहाँ से टैक्सी लेकर उसे अस्पताल ले जाने की बजाय घर ले आया। उसने घर में ही उसकी मरहम पट्टी की थी और उसकी मरहम पट्टी करने के दौरान ही उसने उसका बचा हुआ नाखून भी एक झटके से उखाड़ दिया था। फारिया की एक चीख निकली थी
जो सिकंदर के कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफ़ी थी। लेकिन सिकंदर ने अपने कानों पर हाथ रखकर खुद के कानों को सुरक्षित रखा था। आप पागल हो गए हैं? पूरा नाखून उखाड़ कर फेंक दिया। तो और क्या करता? इसको तो वैसे ही उखड़ना था, क्योंकि अब इसकी जगह तुम्हारा नया नाखून आ जाएगा। इसे लिए घूमती तो और भी ज़्यादा दर्द होता, समझी? वो अब उसके जख्म को साफ करते हुए वहाँ पर मरहम लगा रहा था और दर्द के मारे फारिया की जान निकल रही थी। पेन किलर देकर वो अब उसे आराम से बेड पर लिटा चुका था। अगर घरवाले इस बारे में पूछें तो कह देना कि ठोकर लगने की वजह से ये सब हुआ है। खबरदार जो तुमने इस पूरे हादसे के बारे में बताया। क्या मैं दादी को बता सकती हूँ? क्योंकि मैं दादी से कुछ भी नहीं छुपाती, वो मासूमियत से बोली थी। किसी को भी कुछ नहीं बताना। समझ आ रही है ना तुम्हें मेरी बात? अगर मैंने दादी के मुंह से ये जिक्र सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए धीरे से बड़बड़ाई थी। मेरे कान हैं, मैं बहरा नहीं हूँ। फारिया को लगा था कि वो आहिस्ता से बोली है, मगर वो ऊंची आवाज़ में बोल गई थी। उसने शर्मिंदगी के मारे जुबान अपने दांतों में दबा ली। बेवकूफ़ लड़की। वो दोबारा से उसे बेवकूफ़ कहकर कमरे से बाहर निकल चुका था। इन्होंने तो मेरा नाम ही बेवकूफ़ रख दिया है। खुद तो जैसे बहुत ही समझदार है। फारिया रिजल्ट के बाद पढ़ाई को खैराबाद कह चुकी थी। उसने दादी को भी साफ कह दिया था कि अब वो आगे नहीं पढ़ेगी, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। दादी जान हमेशा ही अपना माथा पीटती कि आजकल 10वीं पास लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं आते, तो ये तो बड़े मज़े से जवाब देती थी कि मुझे अमीर कबीर रिश्तों की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा बाप मेरे लिए इतनी दौलत छोड़ कर गया है कि अगर मैं सारी ज़िंदगी आराम से बैठकर भी खाऊं तब भी ख़त्म नहीं होगी। और इसके अलावा मेरी मम्मा के जेवरात भी पड़े हुए हैं। ये जो तुम्हारी आंखें हमेशा उल्लू की तरह गलत जगह पर टिमटिमाती रहती हैं ना, किसी दिन मैं इन आँखों को ही निकाल लूँगी। शाहिदा तो मर गई, लेकिन अपनी ये अफलातून पोती मेरे सर मड़ गई है। कान खोल कर सुन लो फारिया, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे मजबूरन तुम्हें तुम्हारे घर भेजना पड़ेगा। रहती रहना अपने सौतेले बाप के साथ। दादी जान उसे धमकी देती थी और वो जवाब में बुरा सा मुंह बनाकर साइड पर हो जाती। सुरैया बेगम अफसोस से उस लड़की को देखकर रह जाती। जिस वक्त शाहिदा बेगम ने फारिया का नन्हा सा हाथ सुरैया बेगम के हाथ में थमाया था, तब फारिया सिर्फ 6 साल की थी, मासूम, नाजुक और माँ बाप के प्यार से महरूम। इस हवेली में उसका आना किसी को भी रास नहीं आया था। किसी की आंख को फारिया का वजूद नहीं भाया। हालांकि फारिया एक रईस ख़ानदान की बेटी थी, लेकिन उसके अब्बा के इंतकाल के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। फारिया अपनी दादी के साथ रहने लगी और जब दादी का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपनी बचपन की सहेली सुरैया बेगम को अपने पास बुलाया था और नम आँखों से फारिया का हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा, मेरी फारिया अब तुम्हारी अमानत है सुरैया, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। अगर हो सके तो इसे अपनी बहू बना लेना। सुरैया बेगम ने कांपते लबों से वादा किया था, शाहिदा, जब तक मेरी सांस चलेगी ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन इस वादे की कीमत उन्होंने खुद अपनी ही हवेली में चुकाई। सुरैया बेगम की बड़ी बहू अफसाना बेगम और छोटी बहू हाजरा बेगम दोनों ही फारिया से खार खाती थीं। वजह थी फारिया की बेहिसाब खूबसूरती। उसका रंग चांदनी जैसा था, नाक नक्श जैसे खुदा ने फुर्सत में बनाए हों, जबकि उनकी अपनी बेटियां बिल्कुल साधारण थीं। अफसाना बेगम ने एक दिन फुफकारते हुए कहा, अम्मा जी, आप माने या ना माने, इसके बाप की मौत के पीछे इसकी माँ का ही हाथ है। देखा नहीं आपने कैसे इसके बाप को मरने को 4 महीने भी नहीं हुए थे कि अपने आशिक के साथ शादी कर ली। आपने बहुत गलत किया है, ऐसी बदकिरदार औरत की बेटी को अपने घर रख लिया। हमारी भी बेटियां हैं, कल को सब जवान होंगी। अगर इस लड़की ने अपने हुस्न का जादू हमारे बेटों पर चला दिया तो तब क्या करेंगे हम? मैं तो कह रही हूँ, ऐसी बदकिरदार औरत की बेटी को मैं अपनी बहू तो क्या घर की नौकरानी भी नहीं बनाऊंगी। सुरैया बेगम हक्की बक्की रह गई। उनका दिल तो फारिया को अपनी आंखों के सामने महफूज रखने का था, लेकिन बहुओं की बातों ने उन्हें बेचैन कर दिया। फारिया को लेकर घर का माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों बहुएं अपने अपने मकान अलग बनाकर रहने लगीं। हालांकि इतनी गनीमत थी कि मकान ज़्यादा दूर नहीं थे, बस 2-4 मकान छोड़कर ही उन लोगों ने अपने मकान बनाए थे और इतनी बड़ी हवेली में रह गए सिर्फ फारिया और दादी। फारिया जो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, धीरे धीरे हवेली के माहौल में रस बस गई थी। लेकिन जब भी वो सिकंदर शहरियार को सीधे नाम से पुकारती, सिकंदर जरा सुनिए, तो अफसाना बेगम का खून खौल उठता।
क्या इतने बड़े लड़के का नाम लेती हो तुम? भाई कहो उसे। बचपन से ही सिकंदर और शहरयार को उसके मुंह से भाई सुनने की आदत डाली थी और आज तक वही आदत जारी रखी हुई थी। कभी कभी फारिया अपनी माँ से मिलने चली जाती थी, लेकिन उसका दिल तो सुरैया बेगम के पास ही लगता था, क्योंकि सुरैया बेगम से उसे अपनी दादी की खुशबू महसूस होती थी। और उस एक वादे की गूंज आज भी सुरैया बेगम को रातों को सोने नहीं देती थी। फारिया का ये लापरवाह सा अंदाज सुरैया बेगम को बेचैन कर देता। सुरैया बेगम को समझ नहीं आता था कि वो उसे कैसे समझाए, उसे कैसे बताएं कि इस तरह से घर नहीं बसाए जाते। अब तो फारिया 18 साल की हो चुकी थी, मगर अभी भी वैसी ही बेवकूफ़ और नादान थी, हद से ज़्यादा मासूम, हर किसी की बातों में आने वाली और हर किसी को अपना मान लेती थी। हमेशा ही नुकसान उठाती, मगर इसके बावजूद सबक हासिल नहीं करती थी। सुरैया बेगम हर वक्त ही उसके लिए परेशान रहती कि न जाने इसका क्या होगा, आजकल के दौर में उसका ऐसे कैसे गुजारा होगा। और आजकल तो उन पर उनकी बीमारी का भी खुलासा हुआ था। उनके पास बहुत कम दिन बाकी रह गए थे और वो चाहती थी कि इस दौरान वो फारिया का किसी अच्छे से घर में निकाह कर दें। लेकिन जब उन्हें शाहिदा से किया गया वादा याद आता तो उन्हें सिकंदर से बेहतर और कोई रिश्ता नहीं लगता था, क्योंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। फारिया से उम्र में लगभग 8 साल बड़ा था, मगर सुरैया बेगम जानती थी कि सिकंदर इस नादान लड़की को संभाल लेगा। सिकंदर को अपनी दादी के घर से हर वक्त उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती रहती थीं। वो हर वक्त ही फारिया पर गुस्सा करती थी। ये देखकर सिकंदर को चिढ़ होती थी कि आखिर वो कैसी लड़की है, वो क्यों नहीं दादी का कहना मानती। और यही बात जब वो अपनी माँ से कहता तो वो लापरवाही से कहती, छोड़ो भाई, हमें क्या, करने दो जो करती है। शुक्र है कि हमने उस नादान लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, वरना न जाने वो हमें कितना जलील करवाती। सिकंदर भी चुप हो जाता। सिकंदर के चाचा के बेटे की शादी थी और इसी शादी के लिए सारे कजिन बड़ी हवेली में आकर इकट्ठा हुए थे। वो भी बहुत जोश में वहाँ गई थी, मगर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो दोबारा से सिकंदर की नज़रों के सामने आ गई थी। रात का वक्त था, वो अपने कमरे में लेटी थी जब दरवाज़ा खुला और सुरैया बेगम कमरे के अंदर दाखिल हुई। बेटा, तुम जाग रही हो? उन्होंने प्यार से सवाल किया। जी दादी जान, मैं जाग रही हूँ। वो उठी, लेकिन दर्द से कराहने लगी। ये क्या हुआ? उन्होंने जब उसके पाँव पर बंधी हुई पट्टी देखी तो सवाल किए बिना न रह सकी। फिर सिकंदर ने उसे जो कहानी बताई थी वो फारिया ने दादी जान को सुना दी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि देख संभल कर चला करो। उसे डांटने के बाद वो एक बार फिर से अपनी बात पर वापस आई थी। फारिया, मैं चाह रही हूँ कि सिकंदर से तुम्हारा निकाह करवा दूँ। तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? वो समझदार है, मैच्योर है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और ये सुनकर तो फारिया का दिमाग लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दादी जान, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, दादी ने मुंह बनाकर कहा। मैं सिर्फ निकाह करने की बात कर रही हूँ। विदाई 2 साल बाद कर लेना, जब तुम 20 की हो जाओ। कम से कम तुम्हारी जिम्मेदारी से फ्री तो हो जाऊंगी। लेकिन फारिया की जान तो उस आदमी के नाम से ही कांप उठी थी। वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और मैं अभी शादी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी भी इनकार नहीं करोगी। उन्होंने मजबूती से फारिया का हाथ थाम लिया था। ये फैसला मैंने बहुत ही सोच समझ कर किया है। वो कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होंगे दादी, उन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। उसने मुंह बनाते हुए कहा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंद के रंग देखे हैं, उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। आज रात ही उन्होंने सिकंदर के माँ बाप से बात की थी और उन्हें ये भी बातों बातों में समझा दिया था कि शादी के बाद फारिया की सारी जायदाद सिकंदर को ही मिलेगी, जिस वजह से अफसाना बेगम तो एकदम खुश हो गई थी और उसे अपनी बहू बनाने के लिए भी बेचैन थी। अगले दिन जब ये बात सिकंदर को बताई गई तो वो सन रह गया। दिल की धड़कन जैसे एक पल को थम सी गई थी। पता नहीं क्यों उसके भीतर एक अजीब सी खुशी की लहर उठी थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झटक दिया। मैं पागल हूँ क्या? मैं उस बेवकूफ़ सी लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे काट सकता हूँ? जज्बात में आकर मैं कोई फ़ैसला नहीं करूँगा। अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है मैं सारी ज़िंदगी कुंवारा रह जाऊँ। उसने गुस्से से कहा। मम्मा, आप जाकर दादी को साफ साफ मना कर दें। मैं उस बेवकूफ़ पागल लड़की से शादी नहीं करूँगा। 10वीं फेल है वो, न बात करने का ढंग, न ज़िंदगी जीने का सलीका। मैं कोई खिलौना हूँ क्या जो दादी की जिद पर किसी के भी हाथ में सौंप दिया जाऊँ?
उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, सिकंदर होश में फैसला करो, तुम जानते भी हो फारिया से शादी करके तुम कितने फ़ायदे में रहोगे। पैसों के लिए वो उस नादान लड़की को बर्दाश्त तो कर ही सकता था। अब उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, मगर इसके साथ ही उसने फारिया को बताना मुनासिब समझा कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि दादी जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है और वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। बस इसीलिए दादी को दिखावे की खातिर मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। दादी की ख़राब तबीयत का सुनकर वो खुद भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी। वो उन्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर उसकी दादी ने उसे तसल्ली दी कि मैं अपने छोटे बेटे के पास चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी शादी की फ़िक्र है। अगर ये फ़िक्र भी ख़त्म हो गई तो मैं सुकून से अपनी बाकी की ज़िंदगी जी सकूंगी। अपने कजन की शादी को वो ठीक तरह से एंजॉय भी नहीं कर सकी थी, क्योंकि उसके पाँव का दर्द उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। दूसरी तरफ जब शहरयार को उसकी शादी के बारे में पता चला तो उसने बहुत बाबेला मचाया, मगर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। चंद ही दिनों में सिकंदर के साथ उसका निकाह हो गया था। वो दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी थी। उसे ये सब कुछ किसी फिल्म का सीन लग रहा था। अपनी गुस्सीली तबीयत के बावजूद भी सिकंदर कहीं न कहीं फारिया के दिल में बसता था, और आज वो सचमुच उसके नाम से जुड़ चुकी थी। यह एहसास अंदर ही अंदर फारिया को सुकून दे रहा था, लेकिन वो सिकंदर के हवाले से डर भी रही थी। हर वक्त तो गुस्सा करते हैं, जब देखो डांटते रहते हैं। अब जब शादी हो गई तब तो मुझे मारने से भी बाज नहीं आएंगे, लेकिन मैं भी फारिया हूँ। अगर उन्होंने मुझे मारा तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, अपने नाखूनों से उनका मुंह नोच लूँगी। दूसरी तरफ सिकंदर अपने दिल में कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा था। अब उसे उस लड़की से चिढ़ नहीं होती थी, बल्कि वो लड़की उसे प्यारी और दिल के करीब लगती थी। आज जब उसने उसका दुल्हन बना रूप देखा तो वो हर तरह का वादा भूल गया था। उसकी माँ ने उसे सख्ती से मना किया था, मैं इस लड़की से तुम्हारी औलाद नहीं चाहती। बद किरदार माँ की बद किरदार लड़की, उसकी कोख से तुम्हारी औलाद पैदा करवाकर मैं अपने ख़ानदान की नस्ल को गंदा नहीं करना चाहती। इसे सिर्फ़ और सिर्फ दौलत के लिए इस घर में लाया गया है। जैसे ही तुम्हारी दादी जान का इंतकाल होगा तुम इस लड़की को छोड़ दोगे और मैं इसकी शादी कहीं और करवा दूंगी। उसकी मासूमियत से घायल होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसके पास जाने की। वो अपनी माँ की कही हुई सारी बातें भूल चुका था। उसने बहुत ही आहिस्तगी से उसका दुपट्टा उसके सर से सरकाया और उसके माथे पर अपने सुलगते होंठ रख दिए। उसके गर्दन में मुंह दिखाई की चैन पहनाते हुए उसकी मुलायम गर्दन को अपनी उंगलियों से छू गया। बहुत प्यारी लग रही हो। वो आंखों में मदहोशी के रंग लिए उसके चेहरे के हर नक्श को छू रहा था। हर वक्त तो गुस्सा करने वाले इंसान के मुंह से ये प्यार भरी बातें फारिया को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थीं। वो तो कुछ और ही सोचे बैठी थी, लेकिन सिकंदर तो उस पर अपनी चाहतें लुटा रहा था। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए उसकी कांच जैसी ग्रीन आंखों में झांकने लगा और फिर बेख्तियार अपने होंठ एक एक करके उसकी दोनों आंखों पर रख दिए। वो एकदम ही बेचैन हो गई थी। सिकंदर उसके मुंह से एकदम निकला, मगर जल्दी ही सिकंदर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। खुदा का वास्ता है, निकाह तो ख़राब ना करो। सिकंदर ने मासूमियत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपने तो कहा था ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा होगा, दादी को दिखाने की खातिर। मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। अब जब इतनी खूबसूरत बीवी इतने करीब हो तो कौन कम बख्त होगा जो इस शादी को ड्रामे का नाम देगा। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ फारिया, तुम्हारे हुस्न में डूब जाना चाहता हूँ। पहली बार एहसास हुआ कि इस दिल को तुम्हारे होने से ही सुकून मिलता है। यकीन ना हो तो छूकर महसूस करो, तुम्हारी कुर्बत की चाह में कैसे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। उसने फारिया का हाथ उठाकर अपने सीने पर रख दिया और फारिया तो शर्म के मारे अपनी पलकें झुका गई थी। धीरे धीरे वो उसकी भारी ज्वेलरी उतारने लगा था और जब हाथ ब्लाउज की डोरियों पर गए तो फारिया एकदम से सिमट गई। ये मैं खुद उतार लूँगी। और उसकी इस हालत पर सिकंदर ज़ोर से हंस पड़ा था। क्या फ़र्क पड़ता है, ओपन तो तुम्हें आज की रात हो ही जाना है, सब कुछ मेरे सामने खुलकर आ जाना है। वो एक आँख दबाते हुए बोला और एक झटके से डोरियों को खोल दिया और फारिया ब्लाउज के सरकते ही शर्माकर उसके चौड़े सीने में समा गई। उसे अपनी बाहों में भर लिया था उसने और फिर हाथ पीछे ले जाते हुए उसके हुक भी खोल गया। अब उसकी उंगलियां फारिया के नाजुक वजूद पर फिसलने लगीं। धीरे से उसने फारिया को तकिए पर लिटाया। लैंप की रोशनी मध्यम करता वो उसकी धड़कनों से हर पर्दा हटा गया
और अगले ही पल उसकी मुलायम धड़कनों पर आता हुआ बुरी तरह जुनूनी हुआ था और अगले ही पल उसकी मुलायम धड़कनों को अपने दांतों में लेता हुआ हल्के से दबा गया और फारिया बुरी तरह मचल उठी थी। उसके पहलू में लेटता हुआ वो उसे अपने सीने से चिपका गया। सिकंदर, दादी सो तो गई होंगी ना? अचानक से दादी का ख्याल आया तो वो सिकंदर से पूछ बैठी। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? वो उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए उसकी खुशबुओं को महसूस करने लगा। सिकंदर, दादी सोने से पहले मुझे अपने पैरों की मालिश करवाती हैं, तभी उन्हें नींद आती है। मुझे लगता है कि दादी के सोने तक मुझे दादी के पास रुकना चाहिए। वो एकदम बेचैन हुई थी और सिकंदर का जी चाहा अपना सर पीट ले। बेवकूफ़ लड़की, आज तुम्हारी सुहागरात है, कुछ तो ख्याल करो। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। उसने मुंह बिसूरते हुए सिकंदर से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर ने उसे खुद में और भी ज़ोर से भींच लिया। आज की रात नाराज़ होने का बिल्कुल भी हक नहीं है मेरी जान, वो उसे अपने लबों से छूते हुए बोला। आप मुझे हर वक्त बेवकूफ़ कहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी बाबा, आज से नहीं कहूँगा। सच्ची? वो एकदम खुश हुई थी, एकदम सच्ची मुच्ची। और पता है क्यों? क्योंकि कल से ही तुम दोबारा से पढ़ाई शुरू कर रही हो। तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा मैं, और इस बार तुमने पास होकर दिखाना पड़ेगा, समझी तुम? सिकंदर, ये पढ़ाई बढ़ाई मुझसे नहीं होती, मैंने नहीं पढ़ना। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना तुम फिर से मेरा गुस्से वाला रूप देखोगी। कहते हुए वो उसके नरम मुलायम होठों पर झुक चुका था और इतनी शिद्दत से उसका जाम पीने लगा कि वो बुरी तरह से तड़पती उसके कॉलर को पकड़ गई। जैसे जैसे रात सरकती जा रही थी वो उसमें मगन होता जा रहा था। वो अपनी माँ की हर बात को भुला चुका था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी बाहों में एक बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और एकदम अनछुई लड़की मौजूद है। एक मर्द को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है कि उसकी बीवी खूबसूरत हो और शरीफ हो। उसे भी वही लड़की मिल चुकी थी। और जहाँ तक उसके निकम्मे होने का सवाल था, तो अब सिकंदर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो सुबह सोकर उठा तो वो खुद को चादर के जरिए छुपाने की कोशिशों में बुरी तरह हलकान हो रही थी। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर दोबारा से उसे अपनी ओर खींच लिया तो वो उसके सीने से जा लगी। सिकंदर, प्लीज़ ना करें, मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, वो मुँह बनाते हुए बोली। तो मेरी जान, ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो तुम्हें हर रात यूं ही जागते हुए गुजारनी पड़ेगी। और शादी की रातों में कौन बदबख्त सोता है? वो उसे जानबूझकर तंग कर रहा था क्योंकि जानता था कि वो नींद की कितनी पक्की है। नहीं, वो एकदम से चिल्ला उठी। सिकंदर ने बेसाख्ता उसके लबों पर हाथ रख दिया। क्यों चिल्लाकर दूसरों को गलतफहमी में डाल रही हो? जहाँ पर चिल्लाना था तब तो तुम चिल्लाई नहीं थी, बल्कि मीठी मीठी सिसकियाँ लेते हुए मुझे और भी मदहोश कर रही थी। और अब? वो उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से बोला तो वो एकदम फिर से शर्मा गई थी। आप बहुत ही बेशर्म हैं। अभी तो तुमने मेरी बेशर्मी देखी ही कहाँ है। इससे पहले कि वो एक बार फिर से उस पर झुकता, दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उससे दूर हटी और भागकर वॉशरूम चली गई। सिकंदर ने जाकर दरवाज़ा खोला। उसके लबों पर फैली हुई मुस्कुराहट को देखकर उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या तुमने उसे उसकी औकात बता दी ना? उसकी माँ ने उसे सवाल करना शुरू कर दिए। क्या हो गया है मम्मा आपको? ये किस तरीके की बातें कर रही हैं? अगर मेहमानों ने सुन लिया तो हंगामा हो जाएगा, उसने बेजारी से कहा। तुम्हें मैंने जो कुछ कहा है वो याद रखना। खबरदार, खबरदार, जो तुमने उस लड़की को वो मकाम दिया। सिकंदर का दिल कर रहा था कि वो उन्हें बता दे कि वो उसे अपनी बीवी स्वीकार कर चुका है और वो उसकी मासूमियत के सामने हथियार फेंक चुका है, क्योंकि वो उसके साथ गलत करने की हिम्मत नहीं रख पाया। लेकिन फ़िलहाल वो चुप रहा था। आज दोनों का वलीमा था और उस पर खूब रूप चढ़ा था। सब लोग ही उसकी तारीफ़ कर रहे थे। सिकंदर के पहलू में बैठी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब वो शर्माती तो उस पर बेइंतहा प्यार आता था। सिकंदर का दिल कर रहा था कि उसे अपने अंदर कहीं छुपा ले, कि उसे किसी की नज़र न लग पाए। जब वो शहरियार को अपनी बीवी को देखते पाता तो उसके दिल में दर्द उठा। वो कमरे में शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी जब वो उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और अपने हाथ उसके आसपास लपेट लिए। तुमने मुझ पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता? वो उसके कानों की लब को अपने दांतों में दबाते हुए बोला तो वो तड़प कर पीछे हटी। क्या करते हैं आप? क्या करता हूँ मैं? वो उसी के अंदाज में घबराए हुए लहजे में बोला तो न चाहते हुए भी वो मुस्कुरा पड़ी। आप मुझे तंग कर रहे हैं मेरी जान, ये तो कुछ भी नहीं है।
तुमने अभी तक मुझे ठीक तरह से मौका ही कहाँ दिया है तंग करने का। जब दोगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। वो दोबारा से उसकी साड़ी का पल्लू हटाकर अपनी तरफ खींच चुका था। वो आंटी, वो एकदम से चिल्लाई तो एकदम से पीछे की तरफ हटा, लेकिन दरवाजे पर कोई भी नहीं था। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। वो उसके पीछे भागा, मगर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता वो कमरे से भाग चुकी थी। दादी जान उसके पास आई हुई थी। तुम लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? इससे पहले कि उसकी माँ इनकार करती सिकंदर खुद ही बोल पड़ा। दादी जान, सोच रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड चलते हैं, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और व्यू भी बहुत प्यारा है। तुम इस बारे में क्या कहती हो? उसने फारिया से सवाल किया तो वो एक बार फिर से शर्मा गई और अफसाना बेगम गुस्से के मारे बल खाकर रह गईं। वो अपने बेटे के तेवर देखकर सब कुछ समझ रही थी। शाम का वक्त था। वो किचन में गई तो अचानक उसके हाथ से कांच का गिलास गलती से टूट गया और इसी बात पर उसकी माँ उसे जलील करने लगी। वो किचन में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। जब सिकंदर अंदर दाखिल हुआ तो उसे रोते देखकर बेचैन हो गया। क्या हो गया है मम्मा आपको? एक गिलास ही तो था। ये मनहूसियत की निशानी होती है सिकंदर। खुदा का वास्ता है मम्मा, पुराने वक्तों वाली बातें ना किया करें। आजकल के दौर में कोई भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। उसने फारिया का सर अपने सीने से लगाया और उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है सिकंदर? क्या तुम अपनी माँ की बातें भूल गए हो या फिर तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने काबू में कर चुकी है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यूं नामर्दों की तरह डर जाओगे। खुदा का वास्ता है मम्मी, खामोश हो जाएं। आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? आपको अंदाज़ा भी है कि आप इस वक्त अपने बेटे से बात कर रही हैं? और जहाँ तक उस पर जुल्म करने का सवाल है तो माफ़ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मैं जानता हूँ कि दौलत की वजह से मैंने उससे निकाह करने की हामी भरी थी, लेकिन इस निकाह के पीछे कहीं ना कहीं मेरी फारिया के लिए मोहब्बत भी छुपी हुई थी। मुझे अब जाकर एहसास हुआ कि मैं फारिया से न जाने कब से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बस इस बात को मानने से इनकारी था। मगर जब मैंने उसकी आंखों में मासूमियत देखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसे अपनी बीवी तस्लीम कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी उसे अपनी बहू तस्लीम कर लेंगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो फिर ठीक है, अगर आपने ऐसा न किया तो आप अपने बेटे को खो देंगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि अगर आपने उसे इज्जत ना दी तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगा। वो उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो टूटे हुए लहजे में बोली, आपको अपनी माँ के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। मेरा क्या है, मैं तो दोबारा दादी के पास चली जाती। वो सर झुकाए बोल रही थी। आंसू टप टप उसके गोद में रखे हाथों पर गिर रहे थे। मेरी माँ इस वक्त गलती पर है और मैं जानता हूँ कि बहुत जल्द उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, और अगर उन्होंने मुझे कभी भी कबूल न किया तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? वो मासूमियत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मैं सांस लेना तो छोड़ सकता हूँ मेरी जान, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा चुका था। उसकी माँ के लाख इनकार के बावजूद भी वो उसे लेकर अपने साथ लेकर स्विट्जरलैंड गया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। आज से पहले वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि सुरैया बेगम ने उसे इजाज़त ही नहीं दी थी। अब वो उसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वो छोटी छोटी बातें उसे शेयर करती, छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करती। जब सिकंदर उसे हंसता हुआ देखता तो उसे यूँ महसूस होता था जैसे उसे जमाने भर की खुशी मिल गई हो। उसने उसकी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली थी, बल्कि सब कुछ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि अब वो उससे सच्चा प्यार करने लगा था। और जब सिकंदर ने उसका एडमिशन करवाया तो फारिया ने बिल्कुल भी मना नहीं किया था। वो खुशी खुशी राजी हो गई थी, क्योंकि उसे खुद भी अच्छा नहीं लगता था कि एक पढ़े लिखे मर्द की बीवी 10वीं फेल हो। वो दिन रात मेहनत करती थी, किताबों में सिर गाड़े रहती। सिकंदर भी उसकी पढ़ाई में मदद करता था, कभी सवाल समझाता तो कभी नोट्स बनवा देता। दोनों की शामें अब किताबों के बीच बीतने लगी थीं और फारिया के चेहरे पर वो आत्मविश्वास लौटने लगा था जो कभी हालात ने उससे छीन लिया था। उसे पढ़ते और उसे स्कूल जाते देखकर अफसाना बेगम मुंह बनाती थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? शादी हो गई है तुम्हारी और तुम हो कि छोटे बच्चों की तरह स्कूल जाती हो। और वो बस मुस्कुराकर रह जाती। उसे तंग करने, उसकी पढ़ाई में खलल डालने के इरादे से अफसाना बेगम अब उस पर बच्चों का प्रेशर डालने लगी थी। शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुमने कोई भी खुशखबरी नहीं सुनाई।
और वो घबरा जाती। सिकंदर से कहती तो वो समझा देता, टेंशन मत लो फारिया, अभी हम बच्चा प्लान नहीं कर सकते, अभी तो तुमने बहुत पढ़ना है, बहुत सारा। 10th क्लास के पेपर हुए तो वो जी जान से मेहनत करने के लिए लग चुकी थी और वाकई उसने कर दिखाया। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। सिकंदर बहुत खुश था। बाकी पढ़ाई अब वो घर बैठकर करना चाहती थी और सिकंदर भी इस बात पर राजी हो गया था। 2 महीनों के बाद वो उम्मीद से हो गई थी और सिकंदर बुरी तरह परेशान हुआ। ये सब नहीं होना चाहिए था फारिया। तुम चिंता मत करो सिकंदर, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम होना मेरे साथ। प्यार से उसने सिकंदर के कंधे पर सर रख दिया था। सिकंदर इस खबर से खुश तो था, लेकिन वो इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहता था। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। सिकंदर की मोहब्बत ने उसे और भी निखार दिया था। और जहाँ तक दादी की बीमारी का सवाल था तो वो एक बार फिर से सेहतमंद हो गई थी। फारिया की सास को जब ये पता चला कि वो उनके पोते को इस दुनिया में ला रही है तो उन्होंने भी अपनी हर नाराज़गी ख़त्म कर दी और उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे अपनी बहू स्वीकार कर ही लिया। फारिया को और क्या चाहिए था, अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।